नमस्कार, न्यूज 24 और ड्रीम 11 की खास पेशकश क्रिकेट हाउसफुल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रदीप सहगल। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले से पहले टीम इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। विराट कोहली के फेवरेट प्लेयर्स में से एक हार्दिक पांड्या पूरी तरह से फिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्रिकेट हाउसफुल में आज बात करेंगे हार्दिक पांड्या के बतौर ऑलराउंडर टीम इंडिया में वापसी की। अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हार्दिक पांड्या वाकई में अगले मैच में खेलने का मौका मिलेगा उन्हें। बात करेंगे आगे से कुछ ही देर में शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच होने वाले मैच की भी। आपको बताएंगे कि इस मुकाबले में क्या है सही ड्रीम 11 बनाने का मौका, और हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस भी रहेगी आपके साथ ही, और हमारे चैंपियन एक्सपर्ट्स की बनाई गई ड्रीम 11 टीम भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करवाते हैं, आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल के साथ। हमारे पहले एक्सपर्ट हैं टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज और 2007 T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के कोच रहे वेंकटेश प्रसाद। वेंकटेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं टीम इंडिया के सेलेक्टर और स्पिन गेंदबाज रहे शरणदीप सिंह जी। शरणदीप पाजी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। और हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज रहे विजय दहिया जी। विजय भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। तो हमने आपको अपने तीनों मेहमानों से मिलवा दिया है, और हमारे इस खास शो में हम बात तो करेंगे भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले की, लेकिन क्रिकेट हाउसफुल में T20 वर्ल्ड कप के मुकाबलों से जुड़ी खबरों के सफर को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक नजर वर्ल्ड कप में दोनों ग्रुप्स में अब तक की सिचुएशन पर। देखिए, आप देख सकते हैं जिस तरीके से भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला जो है वो 31 अक्टूबर को है, और वो काफी अहम मैच होगा टीम इंडिया के नजरिए से। अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम जो है वो अभी टॉप पर बनी हुई है। 2 मुकाबले खेले हैं, दोनों जीते हैं। आज श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला है, और इन दोनों टीमों के लिए जीत बेहद जरूरी है। एक एक मुकाबला इन दोनों ही टीमों ने अपना जीता है। वहीं अगर आप देखें, दक्षिण अफ्रीका चौथे नंबर पर है, 2 मुकाबले खेले हैं, 1 जीता है 1 हारा है। बांग्लादेश की टीम 2 मुकाबले खेले हैं, दोनों में हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद वेस्टइंडीज की टीम है 6ठे नंबर पर, 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों हारे हैं। इंग्लैंड की टीम इस ग्रुप में टॉप पर बनी हुई है, 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों ही जीते हैं। इसके बाद अगर हम ग्रुप 2 की बात करें, जिसमें इंडिया का ग्रुप है, तो उस ग्रुप में जो है पाकिस्तान की टीम टॉप पर बनी हुई है, और पाकिस्तान की टीम ने भारत और न्यूजीलैंड जैसी टीमों को मात दिया है और ग्रुप में अपने टॉप पर बनी हुई है 4 अंकों के साथ। दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान की टीम है, 1 मुकाबला खेला है और स्कॉटलैंड को 130 रनों की जो है मात उन्होंने दी थी, 2 पॉइंट के साथ नंबर 2 पर है। नामीबिया की टीम नंबर 3 पर है। अब भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड को है 31 अक्टूबर से। तो आपने दोनों ग्रुप्स की सिचुएशन तो देख ली है। अब हमारे साथ आज जो है वो टीम इंडिया के तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद भी जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब आपको रिपोर्ट भी दिखा देते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले कैसी है टीम इंडिया की तैयारी। और टीम इंडिया के खेमे में खुशखबरी भी आ गई है, क्योंकि हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के अगले मुकाबले से पहले कप्तान विराट कोहली की एक बड़ी परेशानी हल हो जाएगी। परेशानी भी छोटी मोटी नहीं, बल्कि इतनी अहम कि मैच में जीत हार का अंतर साबित हो जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप के पहले मैच में कोहली एंड कंपनी को पाकिस्तान टीम से लगभग हर डिपार्टमेंट में मात मिली थी। लेकिन इस बात में भी उतनी ही सच्चाई है कि मैच में हार के बाद पूर्व क्रिकेटर समेत कप्तान विराट कोहली ने भी टीम इंडिया के बॉलिंग ऑप्शंस में हार्दिक पांड्या की कमी का जिक्र किया था। अब खुशखबरी ये है कि रविवार 31 अक्टूबर को खेले जाने वाले वर्ल्ड कप के अगले लीग मैच से पहले हार्दिक पांड्या ने नेट्स में गेंदबाजी शुरू कर दी है। हार्दिक के नेट्स में गेंदबाजी करने का मतलब साफ है कि अगर उन्हें प्लेइंग 11 में चुना जाता है तो भारत को जरूर 6ठे गेंदबाज का विकल्प मिल जाएगा, और अब वो महीनों बाद बतौर ऑलराउंडर टीम में खेलते दिखाई देंगे। T20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट के मुताबिक सुपर 12 से सेमीफाइनल तक का सफर तय करने के लिए भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच हर हाल में जीतना ही होगा। पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में बैटिंग करते हुए हार्दिक पांड्या के कंधे में चोट भी लग गई थी, और स्कैन के लिए जाने की वजह से वो टीम इंडिया की पारी के बाद मैदान में नहीं उतर सके थे। तभी से अटकलें थीं कि टीम इंडिया के लिए अगले मैच में हार्दिक की जगह स्पेशलिस्ट बैटर ईशान किशन या फिर ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर खेलते हुए दिखाई देंगे। वैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर
दोनों का ही रिकॉर्ड अच्छा है। आंकड़ों की नजर से तुलना की जाए तो हार्दिक पांड्या अपने टी20 करियर में खेले 50 मैचों में 42 विकेट ले चुके हैं। इनमें न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका प्रदर्शन देखा जाए तो 7 मैचों में उन्होंने 4 विकेट अपने नाम किए हैं। इसमें 51 रन पर 2 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन है। दूसरी तरफ शार्दुल ठाकुर का रिकॉर्ड भी टी20 क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा खासा है। टी20 करियर में खेले गए अपने 22 मैचों में शार्दुल ठाकुर अब तक 31 विकेट ले चुके हैं। इसमें 27 रन देकर लिए गए 4 विकेट उनका पर्सनल बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस है। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले 5 मैचों में शार्दुल ठाकुर ने 8 विकेट लिए हैं। इस दौरान एक मैच में 21 रन पर 2 विकेट का परफॉर्मेंस उनका बेस्ट रहा है। टीम मैनेजमेंट से इस बात के संकेत मिले हैं कि शार्दुल ठाकुर न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 में जरूर खेलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या के फिटनेस और उन पर दिखाई दिए टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के भरोसे को देखते हुए अब इस बात की भी संभावना है कि पांड्या की टीम में जगह बरकरार रहेगी और शार्दुल ठाकुर को आउट ऑफ फॉर्म भुवनेश्वर कुमार की जगह खेलने का मौका दिया जा सकता है। बहरहाल टीम इंडिया का प्लेइंग कॉम्बिनेशन अब जिस भी जोड़ तोड़ से बने, इतना साफ है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर हार्दिक खेले तो स्पेशलिस्ट बैटर नहीं बल्कि बतौर बॉलिंग ऑलराउंडर खेलेंगे, जिसका सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया को ही फायदा मिलेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ 24। तो वेंकी सर, दुबई से अपडेट है कि हार्दिक पांड्या ने कल नेट्स में गेंदबाजी की है और तकरीबन उन्होंने 20 मिनट बॉलिंग की है। वो अगले मैच में बतौर ऑलराउंडर खेलने के लिए जमकर तैयारी कर रहे हैं। क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ मस्ट विन मैच में उन्हें प्लेइंग 11 में खिलाना अब रिस्क नहीं होगा, क्योंकि लंबे वक्त से उन्होंने मैच में गेंदबाजी नहीं की है और वो भी बतौर स्पेशलिस्ट बैटर ही खेलते दिखाई दिए हैं अभी तक? देखिए, सपोज हार्दिक पांड्या ने 2 या 3 ओवर करने जैसा है, समझिए, तभी खिलाना चाहिए उसको, क्योंकि एज अ बैट्समैन, एज अ फिनिशर, एज अ पावर हिटर हमको पता है कितना इम्पैक्ट कर सकता है हार्दिक पांड्या ने। तो उसके ऊपर 2-3 ओवर हो सके तो वो किए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वो बॉलिंग करना ही चाहिए, क्योंकि वो 6th बॉलिंग ऑप्शन ही है उधर जो हमारा इश्यूज है भारत टीम का। तो इसकी वजह से वो बॉलिंग कर सके तो उसको खिलाना चाहिए। सपोज वो बॉलिंग ठीक से नहीं डाल रहे या इंजरी से नहीं हो रहे, देन यू शुड लुक एट अ बैट्समैन। हार्दिक पांड्या की टी20 करियर की बात करें तो आंकड़े आपको हम दिखाई रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर जो हार्दिक पांड्या है उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में प्रदर्शन किया है। 50 मैच खेले हैं, 42 विकेट उन्होंने अपने नाम किए हैं। और देखिए, रन की बात करें तो 1111 रन बनाए हैं, जो उसमें गेंदबाजी करते हुए 38 रन देकर 4 विकेट जो है वो इनका बेस्ट रहा है। हालांकि अगर पिछले कुछ समय से बात करें तो प्रदर्शन उस तरह का नहीं रहा है। वहीं अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रदर्शन की तो 7 मैचों में 4 विकेट चटकाए हैं और 51 रन देकर 2 विकेट लिए यहां पर। तो विजय दहिया जी, जिस तरीके से हमने आंकड़े भी दिखा दिए न्यूजीलैंड के खिलाफ भी और टी20 प्रदर्शन भी दिखाया हार्दिक पांड्या का, क्या लगता है बतौर ऑलराउंडर खेलेंगे या बतौर बैटर खेलेंगे? भाई, इससे अच्छी खबर तो कोई हो ही नहीं सकती अगर वो बतौर ऑलराउंडर खेलने के लिए अवेलेबल है आपके पास। तो ये तो बहुत बढ़िया संकेत है। और हम पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो सारे एक्सपर्ट हों या जितने भी लोग हैं वो बात करते हुए आए हैं कि वो जो छठा बॉलर की ऑप्शन है उसकी भरपाई कैसे हो सकती है, और इसीलिए आप उनकी तरफ नजर डालते हैं। तो इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती अगर वो गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। और अगर वो गेंदबाजी करेंगे तभी मुझे लगता है कि खेलते हुए भी नजर आएंगे, नहीं तो उनकी जो जगह है टीम में उसके ऊपर अच्छा खासा दबाव है फिलहाल। बिल्कुल दबाव तो है, लेकिन अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है बतौर बल्लेबाज भी और बतौर ऑलराउंडर भी, उस पर चर्चा का विषय जरूर बने हुए हैं। लेकिन अगर हम शार्दुल ठाकुर की बात करें कि उनकी बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार जो हैं वो आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं और आंकड़े भी दिखा रहे हैं हम आपको। 22 मुकाबले खेले हैं, 31 विकेट चटकाए हैं, 691 रन, और बेस्ट की बात करें, बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो 27 रन देकर 4 विकेट चटकाए हैं। वहीं अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ आंकड़ों की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इनका प्रदर्शन काफी शानदार है। जिस तरीके से जब क्लीन स्वीप किया था भारत ने टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड में जाकर, वहां पर भी अहम रोल निभाया था शार्दुल ठाकुर ने। तो 5 मैच खेले, 5 मैच में 8 विकेट चटकाए हैं, वहीं 21 रन देकर 2 जो है विकेट इन्होंने चटकाए हैं। सरनदीप पाजी, जब शार्दुल ठाकुर को टीम में इंक्लूड किया गया था तो ये माना जा रहा था कि हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट होंगे, लेकिन भुवनेश्वर कुमार जिस तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं तो ये क्या ये मान लिया जाए कि ये भुवी का रिप्लेसमेंट हो सकते हैं?
नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता कि ये भुवी की रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। अगर हम इतना ही मौका हार्दिक पांड्या को पिछले 1.5-2 साल से दे रहे हैं, तो भुवी तो पिछले 4 साल से आपका नंबर 1 बॉलर रहा हार्दिक के साथ। तो भुवी के साथ ऐसा क्यों कि भुवी ही टारगेट क्यों किया जा रहा है बाहर करने के लिए? अगर आप आईपीएल में देखें, ठीक है वो पहले इंजर्ड रहा, थोड़े समय बाहर रहा, आईपीएल में खेला, अच्छा प्रदर्शन है, एक मैच खेला है, उसको बहुत बड़ी, उसमें अकेला भुवी खराब हुआ क्योंकि पाकिस्तान तो 10 विकेटों से आपसे जीती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर अच्छी बात, मुझे नहीं लगता कितनी अच्छी बात होगी, क्योंकि वो किस स्पेस पे गेंदबाजी करेंगे। पहले 5 बॉलर में से तो है नहीं, वो तो छठे गेंदबाज माने जा रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तब वो डाल सकते हैं। तो किस स्पेस पे कितनी गति से डालेंगे वो बहुत जरूरी है एक भारतीय टीम के नजरिए से देखने के लिए कि आप एक नंबर 1 टीम मानी जाती है, एक बेहतरीन। तो उसमें ये आप क्या, हार्दिक हर समय हार्दिक की बात होती रहती है और हार्दिक बाहर नहीं हो रहा, बाहर कौन हो रहा? भुवनेश्वर कुमार की बात हो रही है। तो भुवी ने तो ऐसा गलत नहीं किया। अगर शार्दुल की जगह बनती है इस टीम में तो सिर्फ हार्दिक पांड्या की जगह बनती है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको टीम में कोई भी चेंज करना चाहिए। तो यहाँ पर सरनदीप पाजी जो कि पूर्व सेलेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि एक ही चेंज हो सकता है, उसके अलावा कोई चेंज नजर नहीं आता। चलिए अब बात कर लेते हैं वेंकटेश सर, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक चर्चा है कि पाकिस्तान से हार के बाद मेंटोर MS धोनी जो हैं वो क्या कर रहे हैं। जब धोनी की कैप्टनसी में टीम इंडिया ने 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता था तो आप कोच थे, आप बताएं धोनी को इस टीम को मोटिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए और वो क्या कर सकते हैं? देखिए मेरे ख्याल से वो मोटिवेशन जो है वो MS धोनी या दूसरे लोग नहीं करना चाहिए। वो जो इंटरनली आना चाहिए, वो इंटरनल मोटिवेशन है। जो बाहर से आते हैं ना उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से सभी को जब भी वर्ल्ड कप खेल रहे वो खुद मोटिवेशन है सभी प्लेयर्स को, और उसके ऊपर आप जब भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो और एक मोटिवेशन फैक्टर है। तो कोई और आके आपको इसके ऊपर मोटिवेशन देना मैं ये नहीं मानता हूँ। तो इसीलिए एक तरह से हाँ, मेंटर सिंह धोनी या MS धोनी आप बोल सकते हो, और वो है उधर, उसका एक्सपीरियंस तो शेयर कर सकते हैं उन लोग, कैसे क्या सिचुएशन में कैसे खेलना है, प्रेशर कैसे हैंडल करना है, गेम को कैसे रीड करना है वो, क्योंकि MS धोनी ये सभी बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे। तो मगर वो बोल सकता है, मगर करना है जो 11 लोग जब भी अंदर जाते हैं ना उन लोग करना चाहिए। तो MS धोनी से उन लोग जितना एक्सपीरियंस को ले सकते हैं, जितना उन लोग सीख सकते हैं, उसको सीख के उन लोग अंदर जाके एग्जीक्यूट करना चाहिए प्लान्स को। जो भी प्लान्स है वो एग्जीक्यूट करना जो 11 प्लेयर्स है उनका काम है। विजय भाई, यहाँ पर वेंकी सर को लगता है कि खिलाड़ियों को खुद से मोटिवेट होना चाहिए, लेकिन मेंटोर सिंह धोनी जिस तरह का उनका करियर रहा है, जिस तरीके से वो इतने बेहतरीन कप्तान रहे हैं, वो क्या रोल निभा सकते हैं? कि क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में अगर हम आंकड़े देखें, न्यूजीलैंड से 2 मैच खेले हैं भारत ने और दोनों हारे हैं, तो यहाँ पर मोटिवेशन तो चाहिए। देखिए जब आप हिंदुस्तान के लिए खेल रहे होते हैं, जैसे अभी वेंकी भाई ने बोला ना, उससे बड़ी मोटिवेशन आपके लिए क्या हो सकती है? और क्या किस तरीके की हम यहाँ पे एक तस्वीर बनाना चाहते हैं कि अगर भारतीय टीम जीत जाएगी तो क्या उसमें महेंद्र सिंह धोनी का हाथ था, इस वजह से जीत गए, टीम अच्छा नहीं कर रही तो वो वहां पर क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आखिरी में घूम फिर के ना सारी चीजें खिलाड़ियों के ऊपर आ जाती है। महेंद्र सिंह धोनी क्या कर सकते हैं, जैसे अभी वेंकी ने बोला, क्या कर सकते हैं? वो अपने बड़े मैचेस का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकते हैं। वो ड्रेसिंग रूम या प्रैक्टिस सेशंस जब आपके हैं तो उससे पहले वो उस तरीके का माहौल बना सकते हैं कि बड़े मैचेस में किस तरीके का दबाव रहता है। एक बार जब मैच शुरू हो जाता है ना, फिर रस्सी के अंदर वो आपका काम है सारा कुछ करना, उसमें मेंटोर, कोच, बॉलिंग कोच, वो सब बाहर रह जाते हैं। और मुझे लगता है कि यार इतने बड़े लेवल पे आप खेल रहे हैं, आपको कहीं और देखने की जरूरत थोड़ी है, आपको अपने अंदर देखने की जरूरत है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा यहाँ पर जितने दर्शक जो सुन रहे हैं, इतनी जल्दी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है। ऐसा थोड़ी हुआ है कि बड़े मुकाबलों में, वर्ल्ड कप में हम कभी पहले मैच हारे नहीं और उसके बाद हमने कभी वापसी नहीं करी है। बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि एक मैच, वो भी पाकिस्तान से, ठीक है खेल है, उसमें ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो मोटिवेशन या महेंद्र सिंह धोनी वहां पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के, ये लग रहा था कि सिर्फ वो टीम के मेंटोर बन गए तो हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। करना तो आखिरी में फिर लड़कों को ही है ना। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जिस तरीके से हार मिली है, क्रिकेट में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन ये हार बहुत सारे सवाल छोड़ गई है। सरनदीप पाजी, अगर हम बात करें तो हार की वजह, जिस तरीके से कप्तान विराट कोहली ने भी कहा था कि टॉस हारना भी रहा, क्योंकि ओस जो है एक अहम रोल निभा रही है और ये सभी टीमों के साथ देखने को मिल रहा है। अगर हम अभी तक देखें तो सिर्फ एक टीम है जो पहले यहाँ पर जो बैटिंग करके जीती है, तो आपको क्या लगता है टॉस अहम रोल निभा रहा है?
नहीं, देखिए, अगर किसी हद तक कहा जाए ठीक है कि टॉस नहीं पता है, लेकिन मेरा यही मानना है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट कितने सालों से खेल रहे हैं, और ओस कोई अभी कुछ 4-5 सालों से आनी थोड़ा शुरू हुई है, ये तो पिछले 100 सालों से आ रही है, ओस पड़ी रही है। आप जब इतनी चीजों को अडॉप्ट करते हैं, आप नई नई चीजें सीखते हैं, आपके पास इतना बड़ा स्पोर्ट्स स्टाफ बैठा है, आपको पता होना चाहिए कि यार कि जब ओस पढ़ने वाली है इसके साथ कैसे गेंदबाजी करनी है। और इस टीम में कोई नए खिलाड़ी नहीं है, सारे वो खिलाड़ी हैं जिनके 150-200 वनडे हो चुके हैं, 10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको पता तो होगा कैसे डालना है। तो वो एक एक्सक्यूज की तरह देखा जाता है हर बार कि जी ओस थी इससे मुझसे गेंदबाजी नहीं गिरी। नहीं, अब ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता, आपको उससे डालना ही पड़ेगा, क्योंकि टॉस एक ऐसी चीज है जो आपके हाथ में नहीं है, वो किसी के भी तरफ जा सकता है। तो आपको तैयार रहना चाहिए उन चीजों के लिए, और वो एक्सक्यूज नहीं। हाँ, आपको उनको क्रेडिट देना चाहिए कि बल्लेबाजी बहुत अच्छी की पाकिस्तान ने, उन्होंने आपको चारों खाने चाहिए, आउटप्ले करके आपकी सारी गेंदबाजी को। तो बिल्कुल मुझे पाकिस्तान ने ये चीजें डाली। बिल्कुल, पाकिस्तान ने तीनों ही डिपार्टमेंट में टीम इंडिया को आउटप्लेड कर दिया। लेकिन वेंकी सर, आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ओस अहम रोल निभा रही है, आपका क्या कहना है, किस तरह से प्रिपेयर कर सकती है टीम इंडिया खुद को न्यूजीलैंड के खिलाफ ओस से बचने के लिए? देखिए, टॉस तो किसी का हाथ में नहीं है, सो इट्स कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स हम बात करते हैं एक्चुअली। सो इसके वजह से टॉस आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, जो होता है वो करना चाहिए। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। का मतलब सपोज समझिए आप टॉस जीतते, जो भी टॉस हारते, जो भी टॉस जीतते, ऑफकोर्स उन लोग बॉलिंग तो करते ही है, मगर जब भी समझो विराट कोहली ने अगले मैच में भी टॉस हार गए समझिए, तो वो कितना, मेरे ख्याल से 20-25 या 30 रन एक्स्ट्रा करना चाहिए, वो थोड़ा कुशन देना चाहिए, क्योंकि ड्यू फैक्टर बहुत क्रूशियल है इधर मैचेस में, यूएई में स्पेशली हो रहे तो। सो वो ड्यू फैक्टर की वजह से बॉलर्स को ग्रिप नहीं ठीक से कर सकते हैं ग्रिप, और पिच बहुत अच्छी बन जाते हैं बैटिंग के लिए। तो इसके वजह से मेरा ख्याल से 175-180 तक डालना चाहिए स्कोर बोर्ड के ऊपर, सपोज बैटिंग कर रहे तो ऐसे सोच में जाना चाहिए। तो इसके लिए आप पहले बॉल से नहीं मार सकते, आप थोड़ा बिल्ड करना, इनिंग से बिल्ड करना है, आपका जो स्टार्ट मिलता है उसको कन्वर्ट करना चाहिए, पार्टनरशिप्स लगाना है, बेसिक्स जो है वो करते रहना चाहिए। और इफ यू पुट से अबाउट 175 180 आप समझो डाला तो बोर्ड में, एक मेरे ख्याल से 20 रन तो बॉलर्स को एक कंफर्ट रहेगा और कुशन रहेगा लोग डिफेंड करने के लिए। बिल्कुल, यहां पर जिस तरीके से अगर आप टॉस हार भी जाते हैं तो आपके बल्लेबाजों को 20-30 रन बोर्ड पर ज्यादा लगाने होंगे। चलिए बात कर लेते हैं आज होने वाले मुकाबले की। आज का जो मुकाबला है वो है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच। अब से कुछ ही देर में ये मुकाबला शुरू हो जाएगा, और जिस तरीके से हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो अच्छा प्रदर्शन करते हुए आई है, श्रीलंका ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। दोनों ने एक मैच खेला है और एक मुकाबला अभी तक जीता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं ड्रीम 11, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। सबसे पहले वेंकी सर की ड्रीम 11 दिखाते हैं, देखते हैं किन किन खिलाड़ियों को इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है। तो इन्होंने कुशल परेरा को अपनी टीम में रखा है, एरन फिंच को भी मौका दिया है अपनी टीम में, स्टीव स्मिथ को वाइस कैप्टन बनाया है यहां पर, और असलांका को भी इस टीम में शामिल किया है, ग्लेन मैक्सवेल को कैप्टन बनाया है, वानेंदु हसरंगा को भी अपनी टीम में शामिल किया है, और धनुष्का शनाका को भी अपनी टीम में रखा है। साथ ही साथ मिचेल मार्श ऑलराउंडर है, इन्हें भी अपनी टीम में शामिल किया है, मिचेल स्टार्क को भी अपनी टीम में मौका दिया है, और जोश हेजलवुड को भी पिक किया है, लाहिरू कुमारा को भी अपनी टीम में पिक किया है। यहां पर वेंकी सर, आपने अपनी टीम में डेविड वार्नर को मौका दिया है, लेकिन वार्नर जो हैं इन दिनों सवाल, उनकी फॉर्म जो है वो सवालों के घेरे में है। आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। पिछली 5 T20 इनिंग्स में अगर देखें तो उन्होंने कुल मिलाकर 17 रन बनाए हैं, जिसमें हाईएस्ट स्कोर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 14 रन है। आपको उम्मीद है कि आज कुछ खास कर पाएंगे वो? देखिए, डेविड वार्नर तो क्लास प्लेयर है, सो कभी कभी होता है उसका फॉर्म ठीक से नहीं चल रहा है, फिर भी वो जब उसका फॉर्म चलता है, 1-2 उसका बैट से निकलता है बॉल समझिए, तो वो एक्चुअली कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। तो वो जो 10-15 रन का उनको कॉन्फिडेंस चाहिए, सपोज वो आए तो वो एक्चुअली मैच विनर है, वो चेंज कर सकता है मैच को। तो इसीलिए मैं डाला हूँ ये ड्रीम 11 पे टीम में डाला हूँ,
और इवन ऑस्ट्रेलिया भी वही सोचते रहते हैं। वार्नर का बैट से एक 30-40 रन आए तो ये मैच में इन द वर्ल्ड कप जाते जाते ये जो कंपटीशन में उनको बहुत फायदेमंद रहेगा। जी बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं, जिस तरीके से वेंकी सर ने बताया कि डेविड वार्नर को अपनी टीम में उन्होंने क्यों शामिल किया है, अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे एक्सपर्ट की ड्रीम 11 टीम की। और दूसरे एक्सपर्ट की जो टीम है वो है विजय दहिया जी की, जिन्होंने मैथ्यू वेड को अपनी टीम में रखा है, एरन फिंच को अपनी टीम में शामिल किया है, इसके साथ ही साथ स्टीव स्मिथ को कैप्टन बनाया है यहाँ पर, और असलांका को भी चुना है अपनी टीम में, साथ ही साथ ग्लेन मैक्सवेल को भी पिक किया है, वानिंदु हसरंगा को भी अपनी टीम में शामिल किया है, साथ ही साथ शनाका को भी यहाँ पर मौका दिया है अपनी ड्रीम 11 टीम में, और मिचेल मार्श को भी पिक किया है, एम थीक्साना को वाइस कैप्टन बनाया है, और जोश हेजलवुड को भी अपनी टीम में पिक किया है, पैट कमिंस को भी अपनी टीम में मौका दिया है। विजय भाई, अगर हम आईपीएल में देखें तो प्रदर्शन अच्छा रहा था ग्लेन मैक्सवेल का, लेकिन आपने यहाँ पर कप्तान नहीं बनाया, कोई खास वजह? जी हाँ, कप्तानी का और ये वाला तो अब आपकी सोच के ऊपर रहता है। मुझे लगता है कि जिस तरीके की गेंदबाजी के साथ खेले, और तो पिछले मैच में फास्ट बॉलिंग के ऊपर ज्यादा श्रीलंकाई कोच ने ध्यान दिया था, मिकी आर्टर ने, और फास्ट बॉलर ज्यादा खिलाए थे, लेकिन जब भी जो बड़े स्कोर के मैच नहीं होते ना, उसमें मुझे लगता है कि स्मिथ हमेशा गेम में इन्वॉल्व रहते हैं। और तो ये भी बात चल रही है कि स्मिथ अपना बैटिंग का ऑर्डर टीम के लिहाज से थोड़ा नीचे करने के लिए भी बात कर रहे थे कि मैं टीम के हिसाब से खेलना चाहता हूँ, लेकिन जो कांटे के मैच होते हैं उसमें लगता है कि इस तरीके के जो अनुभवी खिलाड़ी होते हैं ना, उनका जो उनके ऊपर दबाव रहता है, उसमें वो अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। इसलिए इस मैच में स्मिथ मेरी वो चॉइस है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा स्कोरिंग मैच ही हो सकता है, अनलेस अनटिल कोई बहुत ही कमाल के नहीं खेले। तो चलिए अब हमारे तीसरे एक्सपर्ट की तरफ चलते हैं। 2 एक्सपर्ट्स की ड्रीम 11 टीम आप देख चुके हैं, हमारे तीसरे एक्सपर्ट सरनदीप पाजी की ड्रीम 11 टीम आपको दिखाते हैं, बताते हैं कौन कौन से खिलाड़ियों को इन्होंने अपनी ड्रीम 11 टीम में मौका दिया और किसे बनाया कैप्टन और वाइस कैप्टन। कुशल परेरा को चुना है, एरन फिंच को चुना है, स्टीव स्मिथ को वाइस कैप्टन बनाया है, और असलांका को भी अपनी टीम में रखा है, साथ ही साथ ग्लेन मैक्सवेल को कैप्टन बनाया है, जिनकी हम अभी बात भी कर रहे थे यहाँ पर विजय दहिया जी से, और वानिंदु हसरंगा को भी पिक किया है, एडम जंपा को यहाँ पर लिया है, और मिचेल मार्श को भी अपनी टीम में पिक किया है, साथ ही साथ मिचेल स्टार्क को मौका दिया है, जोश हेजलवुड को भी पिक किया है, और लाहिरू कुमारा इनकी टीम में रहेंगे। सरनदीप पाजी, आपने एडम जंपा को खास तौर पर अपनी टीम में पिक किया है। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स जिनकी पिछली हमने टीम देखी, किसी की टीम में एडम जंपा नहीं थे। क्या इसकी ये वजह है कि आप भी स्पिनर रहे हैं तो स्पिनर को तरजीह दिया आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी एक पहलू रह सकता है, आप बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, जो विकेटें बिहेव कर रही है, जिस तरह से हमने एडम जंपा को देखा कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, और जब भी उनका 6 ओवर के बाद उनकी गेंदबाजी होती है, हमेशा उनके लिए विकेट लेते हैं और एक रनों को पकड़ के रखते हैं। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है एक स्पिनर का बीच में आके विकेट्स लेना, क्योंकि क्या होता है फिर आप जो अपनी फास्ट बॉलर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं हमेशा टाइम, या फिर आप जो ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं, मिशेल मार्श हैं आपके पास, या स्टॉनिस है जो गेंदबाजी करते हैं, उनमें से एक को गेंदबाजी आप नहीं करवा सकते, क्योंकि फिर जैम्पा आपके लिए वो काम कर देते थे। इसलिए जैम्पा का होना बहुत जरूरी है टीम के हिसाब से खिलाने के लिए। तो चलिए यहाँ पर बता दिया सरनदीप पाजी ने कि क्यों इन्होंने अपनी टीम में एडम जंपा को शामिल किया है। आप तीनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास शो में जुड़ने के लिए। आप तीनों ने ही अपने जो इतनी एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे दर्शकों को दी है, जाहिर तौर पर ये हमारे दर्शकों के लिए जरूर काम आएगी।